17वीं शताब्दी का भारत, एक ऐसा दौर जब विशाल साम्राज्य सत्ता के लिए आपस में लगातार टकरा रहे थे। आज के इस विश्लेषण में हम उस महाकाव्य जैसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जहां एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर एक युवा ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह कहानी है शिवाजी महाराज की, एक साधारण जागीरदार के बेटे से लेकर एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक बनने के उस शानदार सफर की जो आज भी अदम्य साहस की मिसाल है। चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। इस ऐतिहासिक सफर को सही से समझने के लिए हमारी शुरुआत होती है साल 1630 से। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि शिवाजी जन्म से कोई राजा नहीं थे। उनके पिता शाहजी उस वक्त की विशाल दक्कनी सल्तनतों की सेवा में एक उच्च पदस्थ सामंत थे। असल में उस समय जागीर व्यवस्था चलती थी, यानी सैन्य और प्रशासनिक सेवा के बदले कमांडर को जमीन का एक टुकड़ा सौंप दिया जाता था। पुणे की एक ऐसी ही छोटी सी जागीर में शिवाजी का बचपन बीता, जो आसपास के विशाल और अमीर साम्राज्यों के सामने सिर्फ एक छोटे से बिंदु जैसी थी। अब रायगढ़ दुर्ग के इस भव्य और अभेद्य प्रवेश द्वार को ही देख लीजिए। ये सिर्फ पत्थरों का एक विशाल ढांचा नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा और मूक गवाह है कि कैसे एक छोटी सी जागीर एक स्वतंत्र और संप्रभु साम्राज्य में तब्दील हो गई। एक साधारण से सामंत के दर्जे से लेकर एक पूर्ण राज सत्ता तक की ये छलांग सच में कल्पना से भी परे है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इन अभियानों की रफ्तार थी। जरा सोचिए, महज 16 साल की उम्र में, जब आमतौर पर युवा अपनी जिंदगी की दिशा ही तय कर रहे होते हैं, उन्होंने उपेक्षित और निर्जन पड़े किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये कोई आम विद्रोह बिल्कुल नहीं था। उनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और अडिग था, स्वराज्य, यानी अपना खुद का स्वतंत्र शासन स्थापित करना। लेकिन ये स्वराज्य इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। दक्कन के पठार का जो खतरनाक और चुनौतीपूर्ण भूगोल है ना, वही उनकी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इन दुर्गम, चट्टानी और आसमान चूमती पहाड़ियों पर बने किलों को अपने नियंत्रण में लेना एक मास्टर स्ट्रोक था। ये प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे भेदना विशाल हाथियों और तोपों वाली पारंपरिक सेनाओं के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा था। पहाड़ों से परे अगर देखें तो उनकी दूरदृष्टि और भी ज्यादा कमाल की थी। पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना यानी नेवी का निर्माण करना उस जमाने के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। आसपास की बड़ी सल्तनतों के पास भारी भरकम व्यापारी जहाज तो थे, लेकिन समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की उनकी कोई खास रणनीति नहीं थी। मराठा नौसेना ने यहाँ एक अचूक रणनीतिक लाभ दिया और भारतीय समुद्री तटों पर एक नई ताकत को जन्म दिया। और यहीं से ये पूरी स्थिति इतिहास के एक ऐसे महामुकाबले में बदल गई जिसे सीधे तौर पर ताकत बनाम बुद्धिमत्ता की लड़ाई कहा जा सकता है। एक तरफ था विशालकाय मुगल साम्राज्य, जिसके पास अथाह धन और लाखों की पारंपरिक सेना थी, और दूसरी तरफ मराठों की बेहद तेज, चतुर और भौगोलिक लाभ उठाने वाली गुरिल्ला युद्ध रणनीति। एक तरह से ये विशाल हाथी और फुर्तीले शेर के बीच की अकल्पनीय टक्कर थी। इस गुरिल्ला युद्ध का सबसे सनसनीखेज और साहसिक उदाहरण था मुगल सरदार शाइस्ता खां पर किया गया वो हमला। लगातार 3 वर्षों के विनाशकारी मुगल हमलों के बाद रात के घने अंधेरे में मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के बेहद सुरक्षित शिविर पर एक बिल्कुल सटीक हमला कर दिया गया। ये प्रहार इतना अचानक था कि वो घबराया हुआ जनरल अपनी जान बचाकर भागा और इस अफरा तफरी में अपनी कुछ उंगलियां भी गंवा बैठा। आधुनिक भाषा में कहें तो ये बिल्कुल एक अचूक सर्जिकल स्ट्राइक थी। जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जल्द ही मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले सूरत के समृद्ध बंदरगाह पर भी धावा बोला गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भयंकर आक्रमण के दौरान भी एक सख्त नैतिक आचार संहिता का पालन किया गया। धार्मिक स्थलों और दानवीर स्थानीय लोगों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसकी गूंज कोसों दूर इंग्लैंड के लंदन गज़ेट अखबार की सुर्खियों तक में सुनाई दी। हालांकि किसी भी महाकाव्य की तरह इस कहानी में भी एक गहरा संकट आया। सूरत की घटना से बौखलाकर औरंगजेब ने एक विशाल सेना भेज दी। पुरंदर के किले में बुरी तरह घिरने के बाद एक बेहद कठोर और अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। बरसों की मेहनत से जीते गए कई किले छोड़ने पड़े, और सबसे कष्टदायक बात, भविष्य के आश्वासन के लिए अपने ही पुत्र को मुगल सेवा में बंधक के रूप में भेजना पड़ा।
ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ समाप्त हो रहा है। इस संधि के बाद कहानी एक और तनावपूर्ण मोड़ लेती है। स्वराज्य के इस निर्माता को आगरा में कड़े पहरे के बीच बंदी बना लिया गया, और वो भी सीधे दुश्मन के सबसे सुरक्षित गढ़ में। चारों ओर हथियारबंद पहरेदार और दुश्मन की सेना। उस वक्त यकीनन ऐसा लगा होगा कि शायद मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए आगरा की उन दीवारों के पीछे अस्त हो जाएगा। लेकिन यहीं पर तलवार की जगह असीम बुद्धिमत्ता और चतुराई ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक बेहद खतरनाक और सटीक योजना के तहत मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर पहरेदारों की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंक दी गई। वहां से बच निकलने का वो कारनामा इतना दुस्साहसिक था कि इसके बाद मुगल सम्राट अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें फिर कभी पकड़ नहीं सका। कैद से भागना अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगातार शिकार बनाया जा रहा हो, जिसके पीछे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनत हाथ धोकर पड़ी हो, वो वापस लौटकर खुद को एक नए साम्राज्य का निर्विवादित शासक कैसे घोषित कर देता है? इस असंभव से लगने वाले प्रश्न का उत्तर मिलता है इस ऐतिहासिक और स्वर्णिम वर्ष 1674 में। ये सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं था, बल्कि दशकों के अनवरत संघर्ष, कूटनीति और सत्ता में वापसी पर हमेशा के लिए मोहर लगाने वाला एक अहम पल था। रायगढ़ के उसी सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग में पूर्ण वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ये महज कोई रस्म नहीं थी, इसके साथ ही एक विद्रोही या अधीनस्थ जागीरदार के दर्जे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया गया और एक संप्रभु शासक के रूप में श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि धारण की गई। इस घटना ने एक नए युग राज्याभिषेक शक की शुरुआत की, जिसने पूरी दुनिया के सामने एक स्वतंत्र राज्य का उद्घोष किया। और राज्याभिषेक के ठीक बाद शांत बैठने के बजाय उन्होंने दक्षिण दिग्विजय का महाअभियान शुरू किया। दक्षिणी भारत के विशाल हिस्सों पर एक के बाद एक विजय प्राप्त की गई। ये सिर्फ सत्ता का लालच नहीं था, बल्कि ये एक बेहद गहरी रणनीतिक सोच थी। इस अभियान ने मराठों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिसने भविष्य के विनाशकारी मुगल आक्रमणों के दौरान साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया। उनकी राजमुद्रा पर अंकित ये संस्कृत श्लोक उनके शासन के मूल उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मुहर विश्व द्वारा पूजित है, जो नवचंद्र के भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है। यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि सत्ता का असली लक्ष्य उनके लिए व्यक्तिगत अधिकार या विलासिता नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से आम जनता का कल्याण और सेवा था। 50 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो एक ऐसी अमिट विरासत छोड़ चुके थे जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने पुरानी वंशानुगत जागीरदारी को समाप्त कर एक आधुनिक केंद्रीकृत प्रशासन और नकद वेतन वाली व्यवस्था लागू की। एक स्वतंत्र नौसेना का निर्माण किया। उनके इस स्वराज्य के मॉडल ने बुंदेलखंड जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों को भी सदियों तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। दक्कन के पहाड़ों पर आज भी गर्व से खड़ी इन मराठा किलों की अभेद्य दीवारों को देखते हुए एक गहरा ख्याल जहन में आता है। कल्पना की जा सकती है कि दुनिया का इतिहास कितना अलग होता अगर एक साधारण जागीर से आए उस लड़के ने इन दुर्गम पहाड़ों को देखकर एक संप्रभु और स्वतंत्र साम्राज्य का विशाल सपना न देखा होता। एक विचार, एक अटूट संकल्प ने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इतिहास के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं